करूंगी। क्वेश्चंस को ना फ्रेम किया है मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ ऐसे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगेंगे आपको आंसर करने में, वो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बस ध्यान से सुनना है, जो पूछूं उसका जवाब देना है। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द थर्ड लेवल, इज रिटन बाय जैक फिनी। ठीक है, ओके, जैक फिनी। अब हम लेवल की बात करें, जब इस टाइटल की बात करें, तो ये कोई गेम का लेवल नहीं है, इसमें कोई गेम नहीं चल रहा है। थर्ड लेवल यहाँ पर आप ऐसे समझो एक फ्लोर की बात हो रही है। अब आप सोचोगे मैम एक फ्लोर पर चैप्टर, थर्ड फ्लोर, ये क्या सेंस बना रहा है क्लास 12 के सिलेबस में? तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा फ्लोर है जो एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, विच डजंट एग्जिस्ट, उस पर ये पूरा चैप्टर है। अब मैं आप ही से देखो इस चैप्टर की थीम निकलवाऊंगी बिना चैप्टर पढ़ाए ही। हम बात नहीं करेंगे, मैं बस इतना आपसे कह रही हूँ, एक क्विक आपको ओवरव्यू दूंगी एंड यू विल रियलाइज इमीडिएटली कि क्या थीम है इस चैप्टर की। जिसने नहीं भी पढ़ा है चैप्टर, ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ। अगर कोई कैरेक्टर, कोई इंसान किसी ऐसी चीज को इमेजिन करने लगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो एक ऐसी चीज को इमेजिन कर रहा है जो हमेशा से वो अपनी लाइफ में चाहता है या हमेशा से उस जगह पर जाना चाहता है, तो आप ये मत बोलो कि अरे मैम ये थोड़ा सा कैरेक्टर जिसकी भी आप बात कर रहे हो ये थोड़ा गड़बड़ है, इससे थोड़ा साइड हटकर, मतलब जोक्स अपार्ट, अगर हम ऑन अ सीरियस नोट ये सोचें कि ऐसा इंसान अगर कोई कर रहा है, किसी की इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड हो चुकी है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट चीज को भी रियलिटी समझ रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वर्चुअल या फैंटेसी या इमेजिनेशन, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये चैप्टर हमें रियल वर्ल्ड के बारे में एग्जैक्टली क्या कनेक्ट करवा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, अ लॉट ऑफ यू सेड मैम हैलुसिनेशन, ये आप चले गए थोड़ा साइकोलॉजिकल साइड, ठीक है, वहां नहीं जाते, चलो ठीक है, लेट्स से अगर हैलुसिनेट भी आप कह रहे हो, तो क्या इसमें उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है? आपको लग रहा है कि मैम ये कोई साइकी से रिलेटेड इशू है, दैट पर्सन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, या आप रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करो, तो क्या आपके समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, समबडी रोट मैम एस्केपिज्म, वेल डन। साइंस फिक्शन हो सकता है, प्रतीक्षा, नॉट बैड, साइंस फिक्शन भी हो सकता है ना। जैक फिनी का जो जॉनरा रहा है वो साईफाई रहा है, जैसे आप मार्वल मूवीज पढ़ते हो, क्या सच में थेनोस एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, बट साइंस फिक्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह के कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है जो साइंटिफिक तरह से हमें एक फिक्शनल वर्ल्ड में लेकर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रस्ट्रेशन, या आप कह लो कि हो सकता है मैम वो जो इंसान है वो एंग्जाइटी से भरा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा इनसिक्योर है अपनी रियल लाइफ को लेकर, वो एंग्जाइटी से भरा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा इनसिक्योर है अपनी रियल लाइफ को लेकर, हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, उसको एक क्लियर वे, क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है, और अपनी इस रियल लाइफ से एस्केप के लिए, बचने के लिए वो इस तरह की चीजें हैलुसिनेट कर रहा है, इस तरह की चीजें इमेजिन कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रनिंग अवे फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, अनदर थीम, वेल डन, वेल डन। कोप मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म, वेरी गुड लक्ष्य व्यास। डिस्पेयर मतलब होता है, ओके, डिस्पेयर मींस सैडनेस, राइट? तो हो सकता है इंसान दुखी है अपनी लाइफ की इस रश से, इस हसल एंड बसल से, उसको थोड़ा एस्केप चाहिए। और क्या आपको नहीं लगता ये मॉडर्न वर्ल्ड के इंसान की प्रॉब्लम है? क्या आपको नहीं चाहिए एस्केप? आपको नहीं लगता कभी कभी कि यार बस भाई थोड़ा प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड अ ब्रेक? अब मैं ये रिलेशनशिप इश्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, व्हिच ऑब्वियसली यू कैन शेयर, अगर आप चाहो तो यू कैन शेयर ऑफ कोर्स ऑन द चैट सेक्शन, जो कि मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं करने वाली हूं, बट हर इंडिविजुअल किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, जो कि रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, तो इंसान कुछ देर की शांति और कुछ देर का एस्केप तो चाहता है। सेम ऐसा ही चार्ली के साथ हो रहा है, ही इज द कैरेक्टर, ही इज द नरेटर, ठीक है। सो हमारी लाइफ में, आई मीन इस चैप्टर में आता है चार्ली, यही इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट वर्ड पता है ना, समझते हो ना, वो बच्चे जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, खासकर के 2.0 वाले बच्चे, ध्यान से ये चीजें सुनना, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है हमारा इस चैप्टर में? मेन कैरेक्टर है चार्ली, मेन कैरेक्टर है चार्ली। वेरी गुड नंदिनी, कंपटीशन इतना है, एंजाइटी है, फियर है। क्लियर? क्या मेरा बर्थडे नहीं है आज? मेरा बर्थडे नहीं है एक्चुअली, किसी बच्चे ने टेलर स्विफ्ट के एंगेजमेंट वाले पोस्ट पर कंग्रेचुलेट किया था, तो फिर मैंने भी कर दिया कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। कमोशन इज मूवमेंट कार्तिक, और आपकी स्पेलिंग गलत है कमोशन की। हाँ, मेन कैरेक्टर चार्ली है, कितने साल का है? 31 इयर्स ओल्ड। तो ये एक अच्छी खासी एज है जब इंसान एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करता है। फैमिली संभालनी है और फाइनेंशियली आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब हैंडल करना है, तो ये फ्रस्ट्रेशन होना कोई बहुत ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कॉमन मैन प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर से रिवील हुई है। उसकी शादी हो चुकी है, ही इज मैरिड टू लुइजा, उसकी वाइफ है, एंड ही लव्स स्टैम्प कलेक्टिंग, ठीक है। ये इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ही इज नॉट अ स्टैम्प कलेक्टर बट ही लव्स स्टैम्प कलेक्शन, इसको ऐसे कर दो, लव्स स्टैम्प कलेक्शन। क्लियर? उसको स्टैम्प्स कलेक्ट
बहुत शौक है। हर इंसान को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, किसी को स्केचिंग का होता है, किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक होता है। मैं छोटी थी जब, तो पता नहीं मुझे स्क्रैप फाइल बनाने का क्यों शौक था। आई यूज्ड टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो। मे बी मेरी कोई फ्रेंड करती होगी तो शायद मुझे लग रहा होगा कि मुझे भी करना चाहिए, फ्रेंड है समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो मैं क्यों करती थी, कोई मुझे आइडिया नहीं। मुझसे पूछो कि मैम क्यों ये क्यों करते थे आप, मुझे नहीं पता, बट आई यूज्ड टू डू दैट। आई यूज्ड टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ दीज सेलिब्रिटीज, उनको स्क्रैप लगाती थी, उनसे रिलेटेड चीजें लिखती थी, आप पता नहीं क्यों, पूछना। अब स्टैम्प कलेक्शन का शौक था ना, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों होगा शौक, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का शौक क्यों, स्केचिंग इंसान क्यों करता है। कुछ बच्चे हैं जिसमें करियर बनाना चाहते होंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने करियर अपना कुछ और डिसाइड किया होगा, बट देन फिर भी वो स्टैम्प कलेक्ट, आई मीन स्केचिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी ऐसा जो उनको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से अलग करता हो, तो क्यों क्यों करते हैं, क्या रीजन है। ओके, आईवी हैज दिस हॉबी ऑफ राइटिंग पोएट्री, वेरी गुड प्रतीक द्विवेदी। ये क्या है, एन एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। थोड़ी देर का एक ब्रेक मिल जाता है, तो चार्ली को भी अपने रियल वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम था जिससे वो एस्केप चाहता था, और ये स्टैम्प कलेक्शन उसे वो स्पेस प्रोवाइड करता था। क्लियर ना। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक, आप ऐसे समझ लो कि बहुत ही पैसिव एंड इनएनिमेट कैरेक्टर का रोल निभाता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये वो जगह है, न्यूयॉर्क का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नॉर्मली 2 फ्लोर्स हैं, आप या मैं कभी जाएंगे तो हमें 2 फ्लोर्स दिखेंगे, बट चार्ली के साथ कुछ अलग हो रहा है। चार्ली को वहां 3rd लेवल दिख गया, व्हिच इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। मैं जब 1.0 में पढ़ा रही थी, वहां भी मैंने ये बात बोली थी कि मान लो आपका 2 फ्लोर का घर है, और आप एक दिन छत से नीचे उतरकर अपनी मदर से कहते हो, मम्मी आपको पता है 3rd फ्लोर पर एक बहुत ही एक्सोटिक सी बर्ड बैठी थी, तो मम्मी से आएगा एक जबरदस्त, पता है तुम्हें, ठीक है, तो वो सीधा पूछेंगे कि बेटा क्या खाकर आए हो आप ऊपर से, हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं, 3rd लेवल की बात कैसे कर रहे हो। तो वही सेम चीज चार्ली के साथ हुई है। चार्ली इज ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन, ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट कि मैं 3rd लेवल देखकर आया हूं, इट एग्जिस्ट्स। लेकिन जितने भी लोग वहां पर हैं, जितने भी बड़े बड़े अथॉरिटीज के मेंबर्स हैं, एवरीवन इज सेइंग, चाहे वो उसका वहां का प्रेसिडेंट हो, न्यू हेवन, न्यूयॉर्क, मतलब जितने भी अलग अलग रेलवे स्टेशन है वहां, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कैसे बोल सकते हो, ठीक है। सो 3rd लेवल यहाँ पर एक्चुअली सिंबॉलिक है एस्केप का, कि भाई चार्ली ने जो भी चीज यहाँ पर हैलुसिनेट की है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि उसको अपने रियल लाइफ से एक एस्केप चाहिए था। एंड दिस डिस्कवरी ऑफ 3rd लेवल, उसे कैसे पता चलता है कि ये 3rd लेवल है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बाकी 2 लेवल से कुछ डिफरेंट था। वहां पर उसे देखने मिलती है कुछ गैस लाइट्स, पुराने कपड़ों में लोग थे, ठीक है, 1894 का न्यूज़पेपर द वर्ल्ड उसे नजर आता है, वहां पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की उसमें फोटो लगी हुई थी, तो उसे देखकर वो समझ जाता है कि अरे ये 3rd लेवल से तो मैं शायद पास्ट में चला गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर करंट ईयर वाली तो चीजें नहीं दिख रही हैं, ये तो 1894 की चीजें दिख रही हैं। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर यहाँ पर नजर आ रहा है, और लोग जो है वो 1890s वाले फैशन में पूरी तरह से रेडी होकर आए हैं। मटन लेग स्लीव्स, वहां पर मटन लेग कौन सी स्लीव्स होती है, इस तरह के जो स्लीव्स होती है ना लेडीज के ड्रेसेस में, दिस इज कॉल्ड मटन लेग स्लीव्स। बहुत ही डिफरेंट तरह के अटायर यहाँ लोगों ने लिए हुए हैं। अब चार्ली को जैसे ही पता चलता है कि अरे वाह, यहाँ से तो हम लोग गेल्सबर्ग की भी टिकट ले सकते हैं। गेल्सबर्ग इज अ प्लेस जहां हमेशा से चार्ली जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये वॉर से पहले का टाइम, गेल्सबर्ग उसको बार बार याद आता है, कितना अच्छा टाइम था जब लोग इतना पीसफुली रहते थे, कोई वॉर नहीं, लोगों में कोई एंजाइटी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, और हमेशा उसका दिमाग, आप कभी भी उससे बात छेड़ते, चार्ली से अगर मिलना हो पाए तुम्हारा और तुम बात उससे छेड़ो तो वो गेल्सबर्ग की बातें करता था। भूल भुलैया अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी हो तो वो सीन अगर याद है आपको, विद्या बालन से जब डिस्कस होता है अबाउट मंजूली का, तो वो कितना इन्वॉल्व हो जाती है उसकी बातों में। कुछ ऐसा ही चार्ली करता है, एकदम से चैप्टर के बीचों बीच वो गेल्सबर्ग की बातें करने लग जाता है, और उससे हमें समझ में आता है कि यार अगर ये एक मूवी होती या रियल लाइफ में हमारा फ्रेंड कोई चार्ली होता, तो वो एकदम से जो भी बात कर रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर बहुत इजीली गेल्सबर्ग की बातें करने लगा है। तो हमें समझ में आता है यार ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है गेल्सबर्ग, इसको मन है उस जगह पर जाने का, और शायद इसीलिए चार्ली बड़ा खुश हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि अरे 3rd लेवल से तो हम लोग गेल्सबर्ग जा सकते हैं। he wishes to buy tickets for गेल्सबर्ग, अपने लिए अपनी वाइफ के लिए वो टिकट खरीदने का प्लान करता है, और वहां जब टिकट्स के लिए वो करेंसी देता है तो वो तो उसकी रियल वर्ल्ड की करेंसी है, वो थोड़ी चलेगी। सो दैट टिकट कलेक्टर गेव हिम अ स्ट्रेंज लुक, राइट, कि भैया तुम ये पता नहीं कौन सी लीगल तरह के करेंसी यूज कर रहे हो, वो जेल में जा सकते हैं कभी भी, ऐसा चार्ली को रियलाइज होता है। एंड देन ही समहाउ रिटर्न फ्रॉम दैट 3rd लेवल, और वो क्या करता है, अपनी इस पर्टिकुलर वर्ल्ड की करेंसी को चेंज कराने का प्लान करता है, लेकिन उसके बाद जब वो इस 3rd लेवल पर ढूंढने जाता है उसे नहीं मिलता। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि 3rd लेवल अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करता तो वो वापस से मिलता ना चार्ली को, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये उसकी इमेजिनेशन में था, ये उसकी हैलुसिनेशन में था। रिमेंबर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था द एडवेंचर चैप्टर, कि अगर आप किसी चीज के बारे में बार-बार सोच रहे हो और कहीं वो आपको पर एकदम से कुछ ऐसी चीज ट्रिगर हो जाए तो आपकी इमेजिनेशन में वही चीज चलने लग जाती है, राइट। And why did he plan to move to Gettysburg? Because it was a peaceful, war-free world with war-free life. वहाँ के लोगों को कोई एंजाइटी नहीं थी, सब मिलजुल कर प्यार से रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों नहीं जा पाता, उसका रीजन क्या है, करेंसी मिसमैच, टिकट्स नहीं थी, और जब वो वापस ढूंढने जाता है तो उसको वो कॉरिडोर नहीं मिलता है। लुइजा को जब ये बात बताता है तो लुइजा बेचारी परेशान हो जाती है, कुछ टाइम तो उसका साथ देती है ढूंढने में, लेकिन फिर गिव अप कर देती है काफी उसे समझाकर। तो यहाँ तक स्टोरी बढ़िया चल रही थी कि शायद लुइजा ने उसे समझाया कि यार चार्ली तुम ना ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब अपने उस स्टैम्प कलेक्शन के फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शन में, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर हम उस तरह के एनवलप या स्टैम्प को बोलते हैं बेसिकली। देखो होता क्या था कि जो जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, कभी आप लोगों ने
कोई लेटर पोस्ट वगैरह किया तो स्टैम्प्स मिलते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो अलग अलग लीडर्स, मान लो कोई नया फेस्टिवल है या कोई नया लीडर है, कोई नया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से स्टैम्प का जो पिक्चर होता था उसमें जो भी ड्राइंग होती थी वो चेंज होती रहती थी। और जितनी बार नए नए स्टैम्प्स रिलीज होते थे, जो स्टैम्प कलेक्टर्स थे वो क्या करते हैं, वो इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन द स्टैम्प इज रिलीज्ड, वो एक खाली एनवेलप में, ब्लैंक, उसके अंदर कोई लेटर नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड ना एनवेलप क्या होता है, ऐसे लिफाफा, ठीक है। एक ब्लैंक एनवेलप खुद को जो है वो क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, उसमें स्टैम्प लगा दिया। आई मीन वो जो छोटा सा स्टैम्प है वो लगा, प्लस जिस जगह का है, जिस डेट का है, उसका स्टैम्प ऊपर से लग जाता है, तो उनके पास एक कलेक्ट हो जाता है। तो अपने उस फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शन में चार्ली को एक लेटर मिलता है फर्स्ट डे कवर में ही, जो कि बहुत वियर्ड बात है क्योंकि फर्स्ट डे कवर तो ब्लैक रहते हैं, उनमें कोई लेटर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम बार बार इस तरफ सोचते हैं कि ये सब चार्ली इमेजिन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैक फिनी एक साईफाई राइटर है, तो शायद वो इसमें कुछ तो ऐसा फैसिनेशन सा फिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उन्होंने फैंटेसी इन्वॉल्व की है। तो वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे परसीव करना चाहते हो। क्या मिलता है चार्ली को, सैम का लेटर मिलता है। सैम कौन था, सैम चार्ली का वो फ्रेंड था जिससे चार्ली हर एक बात शेयर करता था। चैप्टर के शुरू में हमें बताया जाता है कि चार्ली अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को मिलता है। सैम वही साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जो ये कहता था चार्ली को कि चार्ली कुछ नहीं हुआ है, तुम जो ये सब चीजें देख रहे हो, इट्स जस्ट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कुछ नहीं है, तुम बस हैलुसिनेट कर रहे हो, तुम जिस जगह को बहुत एडमायर करते हो, अप्रिशिएट करते हो, यू वांट टू बी एट दैट प्लेस, और शायद इसीलिए बार बार इनडायरेक्टली तुम्हारे सामने ऐसी चीजें हो रही हैं जो तुम्हें उस वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही हैं। तुम रियल लाइफ की इस हसल से इतना परेशान हो दैट यू आर इनसिक्योर, यू आर एंग्शियस, है ना, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। एंड अब टुवर्ड्स द एंड हमें बताया जाता है कि ये वही सैम है जिसका लेटर आया हुआ है, और उस लेटर में एड्रेस गेट्सबर्ग का दिया हुआ है, ठीक है। उसमें लेटर में ईयर 1894 का दिया हुआ है, और लेटर में एग्जैक्टली लिखा क्या है कि भाई मैं तो गेट्सबर्ग में हूं, आई एम हैविंग फन हियर, आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ, तुम और लुइजा भी जल्दी यहां आ जाओ। तो यहां तक हमें सब कुछ ठीक लग रहा था कि सब चार्ली की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। और फिर फर्स्ट डे कवर में सैम का लेटर कैसे आता है, और फर्स्ट डे कवर में लेटर कैसे हो सकता है, ये फर्स्ट डे कवर्स नहीं कहलाएंगे फिर वो, राइट। यहां पर इस पॉइंट पर ये जो सैम का लेटर है, यहां जैक फिनी ना गेम खेल जाते हैं। वो अपने इस लिटररी इंटेलेक्ट को हमारे सामने प्रूव कर देते हैं कि देखो इतना इजी नहीं है स्टोरी का बिल्डअप। वो रीडर्स को यहाँ पर एकदम कंफ्यूज कर देते हैं, ओपन एंडेड छोड़ देते हैं अपनी कहानी को। अब हमारा काम है हम इसे कैसे परसीव करें और हम अपने पॉइंट को कैसे प्रूव करें। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम ये सच में था, जैक फिनी ने इसको साई-फाई दिया हुआ है जॉनरा, तो वो हमें एक सस्पेंस देना चाहते हैं कि भाई टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। क्या पता सच में सैम जो है वो चार्ली की बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसका मन किया कि चार्ली इतना गेज़बर्ग करता है, क्या सच में ऐसी कोई जगह है, क्या पता वो ढूंढने गया और उसे ऐसी जगह मिली और वो चला गया, उसने टाइम ट्रैवल कर लिया। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं, हम सही तरह से अपने इसी पॉइंट को प्रूव कर पाएंगे कि यार ये सब चार्ली इमेजिन कर रहा है, ना उसे कोई फर्स्ट डे कवर मिला, ना सैम कहीं गया, ये सब उसकी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ उसका एस्केप है। एग्जैक्टली नमन, राइट, पॉसिबल हो सकता है कुछ आगे सकता है ना। सो सैम कंफर्म्स थर्ड लेवल इज रियल, वो उस लेटर में लिखता है। तो हमें यहाँ से क्या थीम देखने मिलती है चैप्टर से, हमें थीम पता चलती है एस्केपिज्म की, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी की, टाइम ट्रैवल एंड इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम ट्रैवल का भी छोटा सा एलिमेंट हमें देखने मिलता है, एंड ऑफ कोर्स लॉन्गिंग फॉर पास्ट, कि इंसान जो है अपने बीते हुए दिनों को कितना याद करने की कोशिश करता है, वहां जाना चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल है, सबको पता है। कंक्लूजन क्या है, हम ये खुद से सवाल करने लग जाते हैं कि यार ये थर्ड लेवल रियल था या सिंबॉलिक था। कोर्स ये सिंबॉलिक है। किस चीज का सिंबॉलिक है कि भाई इंसान के मन में हमेशा पीस और सिंपलिसिटी वाली लाइफ की लॉन्गिंग रहती ही रहती है, वो हमेशा ऐसी लाइफ चाहता है, और इसी वजह से देयर आर सो मेनी चार्लीज इन आवर रियल वर्ल्ड। ओके, सो प्लॉट एंड सेटिंग की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में पता चलेगा। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ही उस मिस्टीरियस से थर्ड लेवल की बात हो रही है, दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड द टू नोन लेवल्स। दो लेवल्स तो थे लेकिन उसके बियॉन्ड यहाँ पर एक थर्ड लेवल की बात हो रही है। मेन प्लॉट क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर चार्ली की जर्नी के बारे में है, जो थर्ड लेवल को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। एक दिन उसे मिल जाता है, दूसरी बार वो फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनल रेजोल्यूशन क्या होता है, एंड में कुछ नहीं होता, चार्ली को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें सैम ने डेट लिखी है जुलाई 18, 1894 की, और उसमें लिखा होता है कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करें, कैसे पॉसिबल 1894 में सैम कहां से आ गया यार, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको प्रूव करने में हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है अगर हम कहते हैं कि ये रियलिटी है। अंशिका, ऑफ कोर्स, अंशिका ने मेरे को क्या बोला कि मैम बट माय टीचर सेड दैट इवन सैम वाज गोइंग थ्रू द थिंग्स चार्ली वाज। ऑफ कोर्स, मैंने अभी एक लाइन बोली कि ये सिर्फ एक चार्ली की कहानी नहीं है, देयर आर सो मेनी चार्लीज इन आवर रियल वर्ल्ड। मतलब ये कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपने लिए एस्केप ढूंढने के लिए न जाने कहां कितने लेवल्स बना रहे होंगे। ओके, चार्ली वांटेड टू बी एट गेज़बर्ग, क्या पता सेम कंडीशन सैम की भी हो। सैम की भी लाइफ कुछ अलग नहीं है, ये सब पोस्ट वर्ल्ड एरा में जी रहे हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में जी रहे हैं, पोस्ट वॉर एरा है, राइट। ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हर इंसान कुछ ना कुछ जो है अपने माइंड में एक पीस की लॉन्गिंग रखता है। कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न डे न्यूयॉर्क विद 1894 गेज़बर्ग इलिनॉइस, और टाइम सेटिंग क्या है, हम लोग देखते हैं कि चार्ली एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करता है मॉडर्न डे न्यूयॉर्क और 1894 के गेज़बर्ग के बीच में, कि गेज़बर्ग कितनी पीसफुल जगह थी, वहीं अभी की हालत देखो, यहाँ पर कितनी इनसिक्योर लाइफ हो चुकी है। ओके, चलो, सो थीम्स जैसे मैंने आपको बोला, एस्केपिज्म, कि भाई इंसान जो है वो हमेशा मॉडर्न स्ट्रेस एंड रिस्पांसिबिलिटी से भागने की कोशिश करता है, जो कि हमने इस चैप्टर में देखा, जैसा कि चार्ली कर रहा है। फैंटेसी को एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज बना रहा है, एक शेल्टर बना रहा है,
रोमांटिसाइजिंग द पास्ट इज सिंपलर एंड हैप्पियर। रोमांटिसाइजिंग का मतलब है कि अपने पास्ट को वो बहुत ज्यादा पेडेस्टल पर चढ़ा देता है कि यार सब कुछ कितना अच्छा था। ओके, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी तो इस चैप्टर में है ही। सैम का जो लेटर है वो कहीं ना कहीं ब्लर कर देता है बाउंड्रीज को, क्या इमेजिनेशन है क्या ट्रूथ है, सब कुछ एकदम ब्लर नजर आता है इस चैप्टर में। और फैंटेसी वर्ल्ड्स के थ्रू ही हम साइकोलॉजिकल एस्केप देखते हैं। मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग अभी भी कार्टून वगैरह देखते हो या आप पहले कभी कोई कार्टून देखते थे, कितना बढ़िया एस्केप नहीं होता था। आज भी हम अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, ये बात हमें भी पता है कि वो डिफरेंट वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड है, इट्स नॉट रियल, लेकिन हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी कभी हम एसोसिएट करने लग जाते हैं विद द कैरेक्टर्स। होता है, आप ब्रिजिटन देखो, आप एक दूसरे दुनिया में हो, आपकी वोकैबुलरी अफेक्ट हो जाती है, आपकी कुछ दिन तो असर रहता है दिमाग में। फिर आप कुछ और कुछ भी, लेट्स से आपने देख लिया क्रिमिनल जस्टिस, आपने देख लिया कुछ भी इस तरह के क्राइम थ्रिलर, सडनली आप बहुत स्केप्टिक होने लग जाते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, और फिर उसके बाद होता क्या है, वो कुछ देर का साइकोलॉजिकल एस्केप होता है, वापस तो अपने रियल वर्ल्ड में आना पड़ता है ना, राइट? क्वेश्चनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रियल एक्सपीरियंस। और ये चैप्टर हमें बार-बार मजबूर करता है ये सोचने पर कि भाई रियल है क्या, व्हाट इज रियल। देखते हैं तो हमें लगता है सच में ऐसा कुछ होने वाला है। मैं तो अगर कोई भी ज़ॉम्बी से रिलेटेड, मैंने वर्ल्ड वॉर ज़ी में बीच में आई जस्ट वांटेड टू वॉच समथिंग, तो मैंने वर्ल्ड वॉर ज़ी खोल लिया, कुछ नहीं समझ आया तो चलो ये देख लेते हैं, आज मन कर रहा है। तो थोड़ी जब मुझे पूरा मूवी खत्म हो गया उसके बाद यार मुझे डर लगने लगा कि व्हाट इफ मैं घर में सोई और आराम से और ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं। तो चलती है चीजें दिमाग में, बट ठीक है, वो थोड़ी देर का साइकोलॉजिकल एस्केप था, भूल गए सब कुछ और अब अपना मूवी में इन्वॉल्व हो। डेमन स्लेयर कार्टून नहीं है जो चैट पर लिख रहे हैं, ठीक है, पहले बता दो। एनीवे, टाइम ट्रैवल हम देख रहे हैं, कोई रियल टाइम ट्रैवल हुआ नहीं है, टाइम ट्रैवल वर्ड भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन चार्ली की बातों से लग रहा है कि उसने थर्ड लेवल के थ्रू टाइम ट्रैवल किया है, वो गेसबर्ग की टिकट्स लेने को रेडी हो गया था, कोई डिफरेंट वर्ल्ड में चला गया था। तो एक मेटाफर के तौर पर यूज हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, राइट? मॉडर्न लाइफ एंड स्ट्रेस की तो भर भर की थीम है, एंजाइटी फ्रॉम वर्ल्ड वॉर्स, ये सब क्यों हो रहा है? जिस तरह से दुनिया में इतनी वॉर होती है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो वर्ल्ड वॉर्स ही थी, उससे भी कुछ नहीं सीखा है, तो उसके बाद इस एटॉमिक एज में इतनी एंजाइटी भरी हुई है, सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड है, थोड़ा भी पीछे रहे रुक गए तो पीछे रह जाएंगे बहुत ज्यादा, इनसिक्योर मॉडर्न एग्जिस्टेंस हो गया है, कंटेम्पररी लाइफ का जो प्रेशर है उस पर ये चैप्टर एक बहुत बड़ा क्रिटिक है कि कहां जा रहे हो, किस चीज का, मतलब क्या करना है इतना प्रेशर लेकर, बस ये सवाल जो है पूछ रहे हैं जैक फिनी। लिटरेरी टेक्निक क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेटिव यहाँ चल रहा है, मतलब चार्ली ने आए हमें, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव। इससे क्या होता है कि हम लोग कैरेक्टर से जल्दी जल्दी रिलेट करते हैं, डिस्टेंट कैरेक्टर नहीं लगता है हमें, ठीक है, ऐसा लगता है सच में हमसे बात कर रहा है कैरेक्टर। एम्बिगुअस एंडिंग, थोड़ी सी अनक्लियर सी एंडिंग है, व्हिच इज ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। मैं इसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ, अंशिका अलग तरह से इंटरप्रेट कर रही है, अनमोल अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, हर तरह से, ओके। नॉस्टैल्जिक टोन क्यों बोल रहे हैं? बार बार चार्ली पास्ट में जाने की बात करता है, बार बार पास्ट की तारीफ करने लगता है, विविड डिस्क्रिप्शन है उस जगह की भी, तो दोनों टाइम पीरियड्स का हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये समरी मैंने अटैच कर दी है कि पढ़ने का काम आपका है, हम आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन पर, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैम हमारे सर ने तो कहा था कि सैम चार्ली का ब्रेन था, प्रकृति ये कुछ नया इंटरप्रिटेशन मैं सुन रही हूँ, कुछ नया है। हाँ बिल्कुल आते हैं सक्षम, लिटरेरी टेक्निक्स पर क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चंस पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन ज्यादा हेल्प करता है। मैंने एम्बिगुअस का मीनिंग पढ़ी, एम्बिगुअस का मतलब कि जिसकी कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं होती, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो। He was getting the glimpses of the past. चलो, what does Charlie mean by 3 levels? 3 levels से चार्ली का क्या मतलब है? अश्विन कह रहे हैं हमारे सर ने कहा कि सब टाइम पास था। क्यों ले रहे हो यार? ये रहा एक्सप्रेशन, ये रहा एक्सप्रेशंस, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ सबसे पहले। चलो, अनमोल क्या हो गया भाई, तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो बार बार? So Charlie means that apart from the 2 known levels of Grand Central Station, चार्ली इन 3 लेवल से क्या कहना चाह रहा है? चार्ली ये कह रहा है कि भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स के अलावा he discovered a mysterious third level, उसने एक मिस्टीरियस, एक बहुत ही स्ट्रेंज थर्ड लेवल ढूंढा है, which seemed to, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड लेवल है उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द ईयर 1894, 1894, ठीक है। सो चार्ली का यहाँ पर जो ये 3 लेवल्स वाला गेम था पूरी स्टोरी में, इसका क्या मतलब है? चार्ली ये कह रहा है कि देखो, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, he has discovered the third level which can be considered a passage to the year 1894, ठीक है, जो आप समझो कि एक रास्ता है 1894 का। क्लियर? चल, सादिया का देखो, वाह सादिया लव्ड इट। सादिया ने बोला मैम व्हाट इफ लुइजा या सैम नेवर एग्जिस्टेड एंड चार्ली इज सिटिंग इन अ मेंटल असाइलम, और वो ये कहानी लिखता। बिल्कुल हो सकता है, वाओ बिल्कुल हो सकता है, मस्त भाई, बहुत बढ़िया मूवी बननी चाहिए इस पर तो। चलो, व्हाई डू हिज फ्रेंड्स एंड साइकियाट्रिस्ट डिसएग्री विद हिम? अब वो कह रहा है थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, उसके फ्रेंड्स और साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है। डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? वो ये क्यों कह रहे हैं? खास करके उसका साइकियाट्रिस्ट कहता है कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, इस पर बाद में बात करेंगे। इसका आंसर क्या लिखोगे? क्यों डिसएग्री करते हैं कि भैया नहीं है थर्ड लेवल कोई? वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है, दे बिलीव इट इज ओनली हिज इमेजिनेशन, कि यार ये सिर्फ तेरी इमेजिनेशन है भाई,
साहिब साइकियाट्रिस्ट हो गए जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? क्या समरी लर्न क्यों करना है अशनूर? लर्न क्यों करनी है समरी? हाँ, because they never saw it, because the third level doesn't exist. The psychiatrist calls it a waking dream wish fulfillment. इसको याद रखना, लिख लो इसे, मैं तो कह रही हूँ चैट पर बढ़िया से याद रखने के लिए। सैम जो साइकियाट्रिस्ट था वो कहता है कि भाई तुम जो होना कुछ नहीं है, ये तुम्हारा बस वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। इसका मतलब ये है कि चार्ली ने इसको अपने दिमाग में बस इन्वेंट कर लिया है। Why? Because he is unhappy. वो अपनी मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस से बहुत दुखी है। जिसे सुनकर ऑब्वियसली चार्ली की वाइफ लुइजा बड़ा गुस्सा हो जाती है साइकियाट्रिस्ट पे कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे कि दुखी है। जो सैम है साइकियाट्रिस्ट, वो एलाबोरेट करता है, अरे अभी जी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे दुखी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंशियस है, इसके मन में इनसिक्योरिटी है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को लेकर। क्लियर? चल, विश फुलफिलमेंट साहिल। Why does the psychiatrist call Charlie's experience of waking dream wish fulfillment? अब सवाल ये आता है कि साइकियाट्रिस्ट ने चार्ली के इस severe experience को ये क्यों बोला कि ये waking dream wish fulfillment है? क्यों बोला? इसका क्या मतलब है? तो देखो, साइकियाट्रिस्ट को ये लगता है, साइकियाट्रिस्ट believes that Charlie invented the third level in his mind, कि चार्ली ने ना इस थर्ड लेवल को अपने दिमाग में इन्वेंट किया है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ये है नहीं है वो छोड़ो, ये चार्ली के दिमाग में बना हुआ है थर्ड लेवल। Because again reason, he was unhappy with his modern life, जो किससे भरी हुई है? अनहैप्पी क्यों अपनी मॉडर्न लाइफ से? क्योंकि ये भरी हुई है इनसिक्योरिटी, ये भरी हुई है वॉर, ये भरी हुई है स्ट्रेस से। अकॉर्डिंग टू हिम चार्ली सबकॉन्शियसली वांटेड पीस। सबकॉन्शियस माइंड समझते हो? ऐसा देखो, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जहां पर हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली बिना सांस लिए बिना ब्रीदिंग के प्रोसेस के काम कैसे ही चलेगा, लेकिन हम कई बार अनअवेयर होते हैं, इससे वो बैक एंड पे चलता रहता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, राइट? तो चार्ली जो है सबकॉन्शियसली, वो कहे ना कहे पर उसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए था, और इसीलिए शायद उसने इमेजिन किया अ वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पता है, मुझे लगता है जब ये मूवी बनेगी ना तो ये बहुत ऐसा हॉरर एंड ट्रॉमा देके जाएगी इंसान लोगों को कि कितना स्कैरी है। मतलब सोचो इंसान अपनी रियल लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो चीजें इमेजिन कर रहा है, राइट? तो ये मतलब तुम्हें नहीं लगा ये चैप्टर टॉक्स अ लॉट अबाउट डिप्रेशन एंड सो मेनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज? ठीक है? Why did Charlie consult a psychiatrist about the third level? चार्ली ने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट ही क्यों किया थर्ड लेवल को लेकर? प्रॉब्लम क्या थी? मतलब क्यों कंसल्ट करा उसने साइकियाट्रिस्ट को? ऑब्वियसली जब मान लो पूरी दुनिया आपकी बात नहीं मान रही है तो आपको तो ये लगेगा ना कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, और लोगों ने भी उसको सजेस्ट किया कि तुम ना शायद गड़बड़ हो रहा है कुछ तुम्हारे साथ, तुम बात करो एक साइकियाट्रिस्ट से। सो चार्ली कंसल्टेड अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज़ ही वांटेड टू शेयर हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अपने इस वियर्ड एक्सपीरियंस को, इस पेक्यूलियर एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था जो उसके साथ हुआ था। कहां? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। क्या हुआ था एग्जैक्टली? फिर वही बात लिखोगे। ही क्लेम्स टू हैव डिस्कवर्ड, उसने ये क्लेम किया कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, जो उसे कहां लेके जा रहा है? 1894 में ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। एक पैसेज है और जो उसे 1894 में ले जा रहा है। उसके साइकियाट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि अरे भाई इट वाज ओनली हिज इमेजिनेशन कॉज्ड बाय द स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। बस अगर ये आपको पता है ना तो आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि कुछ नहीं है चार्ली, तुम बस अपनी मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस से थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, एंशियस हो रहे हो। अब स्टैम्प कलेक्टिंग कैसे एक सिंबल बन गया स्टोरी में? स्टैम्प कलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये तो मुझे लगता है हर बच्चा आंसर करेगा। बताओ मैम, आप डायरेक्टर बन जाइएगा और हम एक्टर बन जाएंगे। चार्ली कौन बनेगा पहले तो ये बताओ मुझे। वो लुइजा, लुइजा भाई चार्ली की वाइफ। हाँ हरमनप्रीत, जब चार्ली साइकियाट्रिस्ट से मिलने गया था तो वाइफ भी थी साथ में। वेरी गुड, एस्केपिज्म, लवली। सो स्टैम्प कलेक्टिंग सिंबलाइजेस चार्लीज एस्केप। स्टैम्प कलेक्शन चार्ली का एस्केप सिंबलाइज करता है फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ के स्ट्रिक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट, क्रूअल जो एक स्ट्रक्चर है उससे, ठीक है? सो हार्शनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, बाय फोकसिंग ऑन स्टैम्प्स ही कनेक्ट्स टू द पास्ट। अब अपनी फेवरेट हॉबी जब वो फॉलो करता है तो पास्ट से कनेक्ट करता है और अपनी प्रेजेंट डे वरीज को अवॉइड कर देता है कुछ देर के लिए ही सही। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको थोड़ी देर के लिए आपके रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देता होगा। बट द पॉइंट इज कि आपको अपने रियल वर्ल्ड में वापस भी आना होता है। यू डोंट हैव टू बिकम चार्ली, ओके? अपने रियल वर्ल्ड में वापस भी आना होता है। अभी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे। एक और चैप्टर है क्लास 12th में सोफी का, जब वो पढ़ोगे ना वो तब तो सिर पकड़ लोगे कि यार ये क्या कर रही है लड़की, तब आएगा मजा, राइट? सो इट आल्सो बिकम्स क्रूशियल, इट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है व्हेन ही फाइंड्स सैम्स लेटर अमंग हिज फर्स्ट डे कवर्स। और ये स्टैम्प कलेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब तक ऐसा हॉबी एज एन एस्केप कर रहे थे ठीक था, हम हैरान होते हैं तब जब देखते हैं कि यार फर्स्ट डे कवर्स में सैम का ये लेटर कहां से आ रहा है, तो ये और भी ज्यादा हाईलाइट होकर आता है कि अरे भाई साहब ये क्या है, ओके? चलो, नाउ हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली कैसे डिस्क्राइब करता है अपने स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को जिस तरह से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खोता है? रीडिंग बुक्स, वाओ बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हो आजकल? जो भी बच्चे बोल रहे हैं आई लव रीडिंग बुक्स, अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स क्या पढ़ रहे हो?
कोई अच्छा का शान, अच्छा कोई अच्छी सी लड़की मेरी लुइजा बनो, मैं चार्ली बन जाता हूँ। चलो इसका आंसर कहते हैं। अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल के बारे में देखो क्या क्या बताता है। ग्रैंड सेंट्रल के बारे में बताता है कि इट वाज फुल ऑफ टनल्स, स्टेयरवेज एंड कॉरिडोर्स, ये सब चीजें वहां थी। मेनी टाइम्स ही गॉट लॉस्ट देयर, बहुत बार ये ग्रैंड सेंट्रल में खो जाता था। एक दिन ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा था, वहां पर इतने सारे टनल्स हैं, इतने सारे कॉरिडोर्स हैं, इतने सारे स्टेयरवेज हैं कि वो हर दिन खो जाता था। एक दिन तो वो कहां पहुंच गया, वो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच जाता है। एंड एक बार तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होते हुए कहां से एग्जिट करता है, ऑन 46th स्ट्रीट, 46th स्ट्रीट से एग्जिट करता है। जैसे हम लोग, अगर आप दिल्ली एनसीआर पे हो, मेट्रो स्टेशन में देख लो कि वो बहुत सारे जो जंक्शंस होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कहां से एंट्री कर रहे हैं और कहां एग्जिट हो रहा है। कितनी बार कंफ्यूजन होता है कि यार गेट नंबर 1 से तो लिया था, अच्छा वहां जाना है। इस तरह की हालत चार्ली की हो गई थी। तो ये तो सोचो उससे भी बड़ा है। तो कहता है कभी कभी मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच जाता हूं, तो कभी मैं 46 स्ट्रीट की एक बिल्डिंग से निकल रहा होता हूं। एंड दिस कंफ्यूजन लेटर प्रिपेयर्ड हिम टू एक्सेप्ट द थर्ड लेवल। और ऐसे ही कंफ्यूजन में एक दिन वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है, क्योंकि उसके साथ होता रहता था, वो खोता रहता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। ओके, What led him to discover the third level? अब उसने थर्ड लेवल डिस्कवर कैसे किया? Now one evening, Charlie worked late. एक शाम चार्ली को काम करते करते लेट हो गया ऑफिस में, और फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, वहां से ट्रेन लेकर वो सीधा घर जाने का प्लान कर रहा था। He turned into a slanting corridor. वो एक स्लैंटिंग कॉरिडोर की तरफ मुड़ता है जो उसे नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। सडनली एकदम से वो कहां खुद को पाता है, एक छोटे से स्मॉल ओल्ड लुकिंग रूम में, जहां पर गैस लाइट्स थी और लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे। दिस अनयूजुअल सेटिंग कन्विंस्ड हिम कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ओके, A shadow in the knot. Okay, अवनीत मैंने ये पढ़ी नहीं है। Is it nice? Do you like it? चलो, What difference did Charlie notice on the third level compared to the present day Grand Central? फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के मुकाबले ये थर्ड लेवल में क्या अलग था, चार्ली को क्या अलग अलग चीजें देखने मिली। सो ध्यान से देखो क्या कंपैरिजन किया उसने। बोला थर्ड लेवल कंपैरेटिवली छोटा था साइज में, ज्यादा टिकट विंडोज नहीं थी और ट्रेन गेज भी ज्यादा नहीं थी। क्या क्या अलग था? कंपैरेटिवली स्मॉलर, प्योर टिकट विंडोज, कम टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेज भी बहुत कम थे। जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वो वुडन एंड ओल्ड, मतलब आज की तरह का मॉडर्न नहीं था, पुराने समय के वुडन स्टाइल्ड बना हुआ था। लोगों ने 1890s वाले कपड़े पहने थे, जैसे डर्बी हैट्स। डर्बी हैट्स पता है क्या होता है? वो चांदनी चौक टू चाइना वाली मूवी में अगर आपने देखा, अभी भी अगर सर्च करोगे तो द विलन इन दैट मूवी वो जिस तरह की हैट पहनता है उसको डर्बी हैट्स बोलते हैं। एंड हाई बटन शूज, देयर वर ब्रास स्पिटून्स जिसमें स्पिट किया जाता है, तो ब्रास के स्पिटून्स बने हुए थे, कुछ इस तरह के होते हैं वो। ओके, गैस लाइट्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक वंस, गैस लाइट्स लगी हुई थी। एंड इवन अ स्मॉल स्टीम इंजन एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर स्टीम इंजन दिख रहा था, करियर एंड आइव्स वाली कंपनी का। तो ये सब थोड़ा अनयूजुअल था, व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाकी दो आपके लेवल्स के मुकाबले। हाँ, मटन लेग स्लीव्स, गर्ल्स वर वेयरिंग ड्रेसेस विद मटन लेग स्लीव्स। वेरी गुड श्यामा। हाउ डिड चार्ली कंफर्म दैट ही हैड रीच्ड द ईयर 1894? उसने कंफर्म कैसे किया कि वो 1894 में पहुंच गया? ये कंफर्मेशन उसे कैसे मिली? टू कंफर्म, चार्ली लुक्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स जो उसको वहीं पास में पड़े हुए मिले। उसने क्या देखा? न्यूज़पेपर का नाम वहां पर क्या लिखा हुआ था? द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड तो आज की डेट में पब्लिश ही नहीं होता है, व्हिच हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। तो वो समझ गया कि वो पास्ट में पहुंच चुका है। द फ्रंट पेज कैरिड न्यूज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। फर्स्ट पेज पर जो न्यूज़ है वो मोदी जी की नहीं है, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की है। तो समझ जाओ कि ये तो 1894 का टाइम है। एंड वाज डेटेड, और उसमें डेट भी लिखी हुई थी 1894 की। दैट प्रूफ जो है, इससे उसको यकीन हो गया कि भाई वो पास्ट में पहुंच चुका है इस मिस्टीरियस थर्ड लेवल की वजह से। ओके, वेरी गुड नमन एंड साहिल यादव। ओ, ये तो हमने कर लिया। Why did Charlie want to buy tickets to Galesburg, Illinois? क्यों जाना था उसे गेल्सबर्ग? क्यों जाना था? Charlie longed for समझते हो? Wished for, उसकी हमेशा से इच्छा थी एक पीसफुल लाइफ की। और उसे पता था कि गेल्सबर्ग में पहले ऐसे ही रहते थे उसके दादाजी जब थे, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ थी वहां पर। So he always wished for spending his life there, where evenings were quiet, जहां पर शाम को एकदम शांति, कोई ऐसे गुस्से में घर नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से ऑटो वाले से नहीं लड़ रहा है। मैं तो जब भी घर जाती हूँ ना क्लासेस लेने के बाद, मुझे हर दिन लड़ाई देखने मिलती है। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मतलब ऑफिस का गुस्सा रिक्शे वालों पर निकल रहा है, रिक्शे वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब हर तरफ बस सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखती है मुझे बहुत। मतलब मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रही हूँ कि चार्ली अगर एस्केप ढूंढ रहा है ना, कुछ गलत नहीं कर रहा है, राइट? सो फैमिलीज जो है वो साथ में बैठी हैं, मैं तो घर जाती हूँ बस सीधा खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ, फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं हो पाता है। एंड लाइफ वाज फ्री फ्रॉम वर्ल्ड वॉर्स। गेल्सबर्ग में ऐसा टाइम था कि जब लाइफ वाज फ्री। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या कहां से नहीं लड़ाई की बातें सुनने मिलती हैं। He wanted to take his wife Louisa there, अपनी वाइफ को वहां लेके जाना चाहता था और एक सिंपल केयर फ्री लाइफ जीना चाहता था। ओके, चलो विष्णु का देखो, विष्णु कह रहे हैं मैम ये भी तो हो सकता है वहां पे शूटिंग हो रही हो थर्ड लेवल की और उसने इतना फस क्रिएट कर दिया। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज रियल और ओनली चार्लीज इमेजिनेशन? क्या लगता है, बताओ क्या लगता है, थर्ड लेवल रियल में था या चार्ली की इमेजिनेशन थी? क्या लगता है तुम लोगों को, क्या लगता है? नहीं नंदिनी ठीक है यार, पॉसिबल नहीं है जो चीज, तो उसकी विश क्यों करनी? अच्छा नॉर्थ, ओके अवनीत। चार्ली वाज ग्रीन फ्लैग। हर्षद ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल मतलब थोड़ा फनी, जैसे द टाइगर किंग में है। की चेन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, नाइस।
somebody said it's real. अब अगर आप रियल लिखोगे ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी लिटरेचर में बच्चों को बाउंड नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी बात को बस प्रूव करना आपको आना चाहिए कि हाँ मैम मैं अगर कह रहा हूँ कि ये रियल है या मैं कह रही हूँ कि ये रियल है, तो देन यू विल हैव टू प्रूव इट कि कैसे रियल है। और अगर आप इमेजिनेशन कह रहे हो तो वो ज्यादा इजी हो जाता है इस चैप्टर में प्रूव करना, ठीक है। सो द स्टोरी लीव्स दिस क्वेश्चन ओपन। ये जो सवाल है ना, इसको स्टोरी ओपन एंडेड छोड़ देती है। कंक्लूड कहीं पर भी नहीं किया जैक फिनी ने कि दिस स्टोरी इज फिक्शनल, या आई मीन कहीं पर भी नहीं लिखा है दैट चार्ली वाज इमेजिनिंग, कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं। ऑन वन हैंड अगर हम एक तरफ देखें, द साइकियाट्रिस्ट सेज द थर्ड लेवल इज चार्लीज इमेजिनेशन। एक तरफ वो कहता है कि ये सब चार्ली की इमेजिनेशन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसके माइंड में इसे क्रिएट किया है। वहीं दूसरी तरफ द डिस्कवरी ऑफ सैम्स लेटर प्रूव्स दैट द थर्ड लेवल माइट बी रियल। हमें कंफ्यूजन में डाल दिया जब हमें सैम का लेटर चैप्टर में देखने मिलता है। तो जैक फिनी यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जैक फिनी ब्लर कर रहे हैं उस लाइन को जो हमारे लिए इजीली डिफरेंशिएट कर रहा है फैंटेसी और रियलिटी को। जैक फिनी ना मजे ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये फैंटेसी है ऑब्वियसली चैप्टर में कुछ, तो जैसे हम लोग मान लो ऐसी कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और एकदम से क्या होता है मूवी के एंड में कि एक बंदा नींद से उठ जाता है, तो हमें पता चल जाता है ओह ये तो सब इसकी इमेजिनेशन थी, तो सपने में देख रहा था। तो क्लियर कट हमें कंक्लूजन मिलता है। लेकिन जैक फिनी क्या कर रहे हैं, फैंटेसी और रियलिटी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी उन्होंने पहले, और फिर क्या किया, उनको ना ब्लर कर दिया कि कंफ्यूज करो इन्हें सबको। ओके, सो मेकिंग द रीडर बिलीव इन बोथ पॉसिबिलिटीज। तो रीडर दोनों पॉसिबिलिटीज पर बिलीव करने का ह्यूमन डिजायर। तो हमने तो आंसर भी कितना डिप्लोमेटिक कर दिया कि भाई रियल हो ना हो, लेकिन ये जो थर्ड लेवल है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये ह्यूमन डिजायर को सिंबलाइज कर रहा है, जैसे एस्केप चाहिए लाइफ की मॉडर्न प्रॉब्लम से इनटू अ सिंपलर पीसफुल पास्ट। ठीक है, आई वांट टू बिलीव इट इज रियल बट इमेजिनेशन। हाँ, इट्स अ सिटी। हाउ डज द स्टोरी कंट्रास्ट द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी विद द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ 1894? अब आपके लिए इजी होगा इसको आंसर करना कि कैसे ये स्टोरी कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रही है मॉडर्न वर्ल्ड जो कि इनसिक्योरिटी से भरी है, किसके साथ कंट्रास्ट कर रही है, किसके साथ कंपेयर कर रही है, पीसफुल वर्ल्ड ऑफ गेसबर्ग इन द ईयर 1894 जहां इनसिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है। ओके, फैंटेसी इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियल। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, द स्टोरी क्लियरली शोज, ये कहानी क्लियरली हमें दिखा रही है मॉडर्न लाइफ की टेंशन, मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस और पास्ट में स्प्रेड हुए पीस को दिखा रही है बहुत इजीली। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट ने कहा, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, लगातार बस दिमाग में टेंशन ही रहती है। अभी हम काम कर रहे हैं पर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे आप 2 मिनट अपने कॉन्शियस माइंड को रिलीज करोगे, छोड़ोगे, सबकॉन्शियस माइंड कुछ टेंशन लेकर आ जाएगा, है ना। सो पीपल फील रेस्टलेस एंड वांट टू एस्केप। और कहीं ना कई बार हमारे मुंह से निकलता होगा यार छोड़ो सब, 2 मिनट शांति दो, होता ही है ना, रेस्टलेस हो जाता है इंसान और उसे एस्केप चाहिए। चार्ली ऐसे ही एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे शांति चाहिए लाइफ में, राइट। और वही बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग हमारे सामने एरिया प्रेजेंट किया गया है वर्ल्ड ऑफ 1894, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट। स्पेशली गेसबर्ग का नाम दिया है, इज शोन एज, ये कैसी जगह दिखाई गई है, एकदम काम एंड फ्रेंडली, लोग सब आपस में मिलजुल कर बैठे हैं, फैमिलीज सिट ऑन लॉन्स इन द इवनिंग्स, पीपल यू नो दे ऑल आर सिंगिंग सॉन्ग्स, कोई वॉर का टेंशन नहीं, किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं, कोई फ्यूचर को लेकर आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बट मैं किस सेंस में कह रही हूँ कि आपको नहीं पता कि अभी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, लगे और यहाँ कहीं वॉर चल रही है, उसका इंपैक्ट जो है ट्रेड पर पड़ रहा है, फिर उससे फाइनेंशियली लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। So Charlie wants to go back to this time. Charlie इसी जमाने में जाना चाहता है क्योंकि यहाँ हैप्पीनेस है, लाइफ इजी है, सिक्योरिटी है। Thus the story highlights the human desire. तो स्टोरी क्या हाईलाइट कर रही है, ह्यूमन डिजायर हाईलाइट कर रही है, टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स इनटू अ सिंपलर मोर पीसफुल पास्ट। इसको थोड़ा और हम अच्छा लिख सकते हैं, बाय प्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने से क्या होता है ना, हम रिलेटिवली चीजों को और अच्छा समझ पाते हैं। अगर गेसबर्ग की बात नहीं की होती, उसके पीसफुल एनवायरनमेंट को चैप्टर में नहीं दिखाया होता, तो हमें अपनी मॉडर्न लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। ठीक है, जब कंपैरिजन करते हैं ना तो ज्यादा फील होता है। हाँ, चार्ली भी लाइक मुझे घर जाना है, सही में करेक्ट। नाउ दिस चैप्टर कंबाइंस रियलिटी विद इमेजिनेशन। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आपको चैप्टर में से एग्जांपल्स देने होंगे, पूरी क्लास में हमने इसी पर बात की है, तो आप आराम से इसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। और सिर्फ कथा कहानी फिलोसफी नहीं लिखनी है, आपको इंसिडेंट से एक्सप्लेन करना होगा। नहीं यार, यू गाइस आर माय एस्केप, कम ऑन। मैं स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के सारे स्ट्रेस छोड़कर यहाँ पर आती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल इसको डेकोरेट करके या किसी भी तरह से ऐसा ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, यू गाइस आर माय एस्केप। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं होता कि यार इधर कितना टेंशन रहता है, लेकिन यहाँ घुसते ही, यहाँ एंटर करते ही, क्लास लाइव करते ही ना सब एकदम गायब हो जाता है। मुझे रियलाइज ही नहीं होता कभी कभी यार, फिर क्लासेस खत्म होती है, फिर बाहर जाते हैं, तो ठीक है, लाइफ में जो चीजें वो चलती रहती है, इट्स फाइन, ह्यूमन लाइफ है, होता रहता है, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके, अश्विन कह रहे चार्ली उत्तराखंड बुला लो, है ना, सही कह रहे हो अश्विन, ये आइडिया अच्छा है। क्लियर, चलो। टाइम ट्रैवल को एज मेटाफर कैसे यूज किया है जैक फिनी ने इन दिस चैप्टर, इस पे जरा बात कर लेती हूं एक बार। टाइम ट्रैवल इन द स्टोरी इज सिंबॉलिक। थर्ड लेवल एक्चुअली में टाइम ट्रैवल मशीन के जैसा काम नहीं कर रही है। आप लोग कहीं सोचो कि सच में वहां पर एक टाइम ट्रैवल मशीन है, एनीवेयर डोर है जिसमें एंटर करके वो कहीं भी पहुंच गया, ऐसा नहीं है। ये सिंबॉलिकली बस प्रेजेंट किया गया है। ये दिखा रहा है, ये थर्ड लेवल क्या दिखा रहा है, लोगों की लॉन्गिंग टू एस्केप द प्रेजेंट, बस वही पूरे चैप्टर में। चार्ली और सैम का जो अटेम्प्ट हमें दिखाया गया है कि वो 1894 जा रहे हैं, इट्स नॉट एन एडवेंचर। उनको कोई एडवेंचर नहीं करना है कि भैया रील बनेगी बढ़िया, हम अपलोड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये है टू गेट पीस एंड सिक्योरिटी। तो टाइम ट्रैवल रियलिटी में नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट यूज्ड एज अ मेटाफर।
एस्केपिज्म दिखाने के लिए और इंसान की जो डिजायर होती है टू अचीव हैप्पीनेस वो दिखाने के लिए। क्लियर? एंड कमेंट ऑन द एंडिंग वाला ये क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी का थोड़ा डिफरेंट वर्जन आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ ये मैं अटैच कर रही हूँ एज होमवर्क, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू डू इट। अब और क्या साथ में करना, मेरी रिक्वेस्ट है, टेक इट डाउन एज होमवर्क आज की क्लास का। मुझे पता है बहुत बड़े हो गए, होमवर्क नहीं करते हो, पर कर लेना प्लीज। आज की क्लास में जो स्लाइड्स में होमवर्क दिया है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस गिवन इन टुडेस क्लास, और एक बार वर्कशीट पर नजर मार लेना, एक बार, ठीक है? क्लियर? एक बच्चा तो कह रहा है मैम ही वाज एन एलियन,